मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के दूसरे अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करेंगे, जिसका शीर्षक वन एवं वन्यजीव संसाधन है। सर्वप्रथम हम लोग इस अध्याय के अंतर्गत वन के बारे में जान लें कि भौगोलिक दृष्टिकोण से वन हम किसे कहते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उगने और बढ़ने वाले पेड़ पौधों, वृक्षों एवं झाड़ियों के जो सघन आवरण है, उस सघन आवरण को ही हम लोग वन कहते हैं तथा इन्हीं वनों में रहने वाले सारे जीव जंतु वन्य जीव कहलाते हैं। ये वन एवं वन्य जीव हमारे लिए आर्थिक और पर्यावरण दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसलिए इन्हें हम वन एवं वन्य जीव संसाधन कहते हैं। इस पृथ्वी रूपी ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं, बहुत सारे जैव विविधताओं से यह भरा हुआ है। अर्थात यहाँ हम लोग सूक्ष्म जीवों से लेकर विराट जीव एवं पेड़ पौधे देख सकते हैं, जैसे जीवाणु, कीट, पतंग या फिर विशाल वटवृक्ष, हाथी और व्हेल मछली को हम देखते हैं। ये विभिन्न प्रकार के प्राणी जात एवं वनस्पति जात हमारे दैनिक जीवन में इस प्रकार घुल मिल गए हैं या कहें कि गूंथे हुए हैं कि हम लोग इसका महत्व नहीं देते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि इनका कद्र हम नहीं करते हैं। जिसके चलते भारत में 10% वनस्पति और 20% स्तनधारी जो हैं वे लुप्त होने के कगार पर खड़े हैं। इसी अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार पौधों और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जो हमारे सामने के तालिका में दिखाई दे रहा है। हम देख रहे हैं कि पौधे और प्राणियों की कुछ जातियां दी गई हैं, जैसे सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुवेद जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थनिक जातियां और लुप्त जातियां। तो आए सर्वप्रथम हम जानें कि सामान्य जातियां क्या है। सामान्य जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, जैसे पशु, साल, चीड़ आदि। संकटग्रस्त जातियां वे जातियां हैं जिनके अब लुप्त होने का खतरा है। जिन कारणों से इनकी संख्या कम हो रही है, यदि वे सारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा इत्यादि। सुवेद जातियां वे जातियां हैं जिनकी संख्या अब घट रही है। यदि इनकी घटती हुई संख्या पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन मछलियाँ इत्यादि को हम कह सकते हैं। जहाँ तक दुर्लभ जातियों का बात है, तो इन दुर्लभ जातियों की संख्या अब
बहुत कम है और यदि इनको प्रभावित करने वाले जो विषम परिस्थितियां परिवर्तित अगर नहीं होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में जल्द ही आ सकती हैं। इसलिए इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। स्थानिक जातियाँ, स्थानिक जनता के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक सीमाओं से अलग या कहें भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाए जाने वाले जातियाँ जैसे अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सूअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अंत में कह सकते हैं लुप्त जातियाँ। इस लुप्त जातियाँ के अंतर्गत हम उन सब जातियों को रखते हैं या इनमें वे जातियाँ आती हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर ये हमेशा अनुपस्थित पाए गए हैं। ये उपजातियाँ स्थानीय क्षेत्र हों या प्रदेश हों या देश हों या महाद्वीप हों और यूँ कहें कि पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी से ही आज यह लुप्त हो गई है। ऐसी उपजातियों में हम एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाले बत्तख को शामिल कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि वन संसाधन क्या है। जैसे मैंने पहले ही अध्ययन किया था कि स्थल पर प्राकृतिक रूप से स्वतः अपने आप उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं या वृक्ष हैं उनको हम वन या प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था। वनों को अगर हम देखें तो वनों की जो आर्थिक और पर्यावरणीय उपयोगिता के कारण ही इसको हम आज संसाधन के रूप में मानते हैं। इन्हें हम वन संसाधन कहते हैं। इनको हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि यह हरा सोना भी है, क्योंकि वन का रंग हरा होता है और हरे वन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए हम वन को या वन संसाधन को हरा सोना भी कहते हैं। आए देखें वन की क्या क्या उपयोगिता हैं या वन के क्या क्या हमारे लाभ हैं। हम इस चार्ट में देखते हैं कि वन से मुझे कुछ लाभ दिखाई देते हैं, क्योंकि वन जो है मानव जीवन के लिए एक अनिवार्य अंग आज माना जाता है। इसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वनों के अप्रत्यक्ष तथा प्रत्यक्ष दो तरह के लाभ दिखाई देते हैं। जहाँ तक प्रत्यक्ष लाभ है, प्रत्यक्ष लाभ में हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष लाभ के तौर पर हम ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, इससे उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, औषधियों की आपूर्ति होती है, दवाओं की आपूर्ति होती है, घरेलू उपभोग की वस्तु हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की आपूर्ति है तो हम जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रात के समय वह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह से हमारे वातावरण में व्याप्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण कर हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति यही पेड़ पौधे वन के रूप में करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वन से हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। दूसरा है वनों से घरेलू उद्योग की वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं। हमारे दैनिक जीवन में आने वाले जो वस्तुएं हैं वे सारी की सारी वस्तुएं हम जंगल से भी प्राप्त करते हैं। पशु के चारा हो या घर के ईंधन की लकड़ी हो
ये सारे के सारे हम वन और वन जीवों से वन जीव के रूप में प्राप्त करते हैं। वनों से विभिन्न उद्योग, जैसे हम कह सकते हैं कागज उद्योग, रबड़ उद्योग, कत्था उद्योग या दियासलाई उद्योग हो, यहाँ तक शहद उद्योग जो है वह वनों पर ही आधारित है। क्योंकि आज के समय में कागज एक मूल्यवान वस्तु है और वन के न रहने पर कागज का उद्योग कभी भी संभव नहीं है। हम ये भी देखते हैं कि जो प्लाईवुड होते हैं या खेल के जो सामान होते हैं, वे सारे सामान जैसे क्रिकेट के बैट, विकेट वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे वन की लकड़ियों से ही बनाई जाती हैं। वन से औषधियों की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि वन में कई तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों के जो छाल हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, इनकी जो टहनियाँ हैं, इनसे विभिन्न प्रकार के हम औषधि का निर्माण करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वनों से मुझे ये सब प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देते हैं। अब हम दूसरी तरफ चलें तो वन से कुछ हमें अप्रत्यक्ष लाभ भी मिलता है। अप्रत्यक्ष का होता है जो मुझे दिखलाई न दे, लेकिन मुझे वह लाभ रूप में प्राप्त हो। जैसे हम पहले देखते हैं कि वन में जो वन से हम वर्षा की आशा कर सकते हैं, अर्थात वर्षा में वन जो होते हैं वह सहायक होते हैं, क्योंकि वन में पाए जाने वाले वृक्ष उन आकाश में उमड़ते हुए जो बादल हैं, उन बादलों को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं और बरसने के लिए वह उन्हें प्रेरित करते हैं या उस तरह का वह माहौल उत्पन्न करते हैं। वनों से हम देखते हैं कि भूमि के जो कटाव हैं वह कटाव पर भी रोक लगती है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा वन होते हैं वहाँ पर जब वर्षा होती है तो वर्षा के बूंद पूर्ण रूप से सबसे पहले धरती पर न गिरकर उन वनों के पेड़ पौधों के पत्तों पर गिरती हैं, जिससे वर्षा के जो वेग हैं वह वेग कम हो जाता है और धीरे धीरे वह भूमि पर टपकने लगता है, जिसके कारण भूमि का जो कटाव है वह कटाव नहीं हो पाता है। दूसरी बात कि इनकी जो जड़ें हैं वह भूमि को बांधे रखती है और मिट्टी की कटाव नहीं हो पाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि वन जो हैं बाढ़ पर नियंत्रण रखते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि वर्षा के जल सर्वप्रथम अगर पृथ्वी पर आकर गिर जाए तो वह पृथ्वी उन वर्षा के जल को अपने अंदर शोषित नहीं कर पाती हैं, लेकिन वही जल के बूंद जब वनों में फैले हुए वृक्षों के पत्तियों पर गिरकर धीरे से पृथ्वी पर आती हैं तो वे सारे के सारे जल, अधिकांश जल कहें, पृथ्वी अपने आप में शोषित कर लेती है और बाढ़ आने से बच जाता है। अंत में हम अप्रत्यक्ष लाभ के तौर पर यह भी कह सकते हैं कि वन पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। अब हम देखते हैं कि वनों के ह्रास के क्या कारण हैं, अर्थात हमारे देश या विश्व में कहें वन इतने जल्दी कम क्यों होते चले जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन जो होता है यह भी वन के ह्रास होने का मुख्य कारण दिखाई देता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होने के कारण लोगों के भूख को शांत करने के लिए लोग वनों के जो क्षेत्र हैं उनके जंगलों को, उनके पेड़ पौधों को काटकर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, जिसके कारण वन का जो आकार है
वह आकार छोटा होता चला जाता है। इस तरह से वन ह्रास की तरफ बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि स्थानांतरित कृषि। हम स्थानांतरित कृषि के द्वारा भी वन के ह्रास होने के रूप में देखते हैं। स्थानांतरित कृषि का अर्थ होता है एक स्थान पर कुछ समय कृषि करके जब वहाँ से दूसरे स्थान पर कृषि करने के लिए लोग चले जाएं, इस प्रकार के कृषि कार्य को हम स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी कहते हैं। इस तरह के कृषि करने वाले लोग जंगलों को काटकर जंगलों में आग लगाकर साफ सफाई करते हैं और 2-3 वर्ष वहाँ पर फसल उगाने के बाद जब उनकी उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो वह उस स्थान को छोड़कर आगे की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्थानांतरित कृषि जो है यह वनों के ह्रास का मुख्य कारण बनते हैं। वनों के लकड़ियाँ इमारती एवं ईंधन लकड़ियों के मांग के कारण भी वन की ह्रास होने का मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे भारत के अधिकांश लोग अभी भी ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं या जो घर बनते हैं उनके आवास बनते हैं उन आवासों में लकड़ियों के दरवाजे किवाड़ खिड़कियाँ लगाई जाती हैं। इसलिए इमारती लकड़ी की मांग बढ़ती जाती हैं और वे वन के ह्रास होने के मुख्य कारण बन जाते हैं। हम अगले रूप में देखते हैं कि वनों का जो चारागाहों में परिवर्तन हो जाता है यह भी वन ह्रास के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि जो वन है वह वन पशुओं को चराने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। इसके कारण वन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगती हैं। हम यह भी देखते हैं कि देश के अंदर जब औद्योगिकरण होता है या किसी धातु के खनिजों के पता लगने के बाद उसका खनन होता है तो सर्वप्रथम वन का ही ह्रास होना प्रारंभ होता है, क्योंकि उद्योग स्थापित करने के लिए बड़े से बड़े जंगलों को काटकर सामान्य रूप से बर्बाद कर दिया जाता है। अगर किसी धरती के अंदर खनिज संपदा निकल गई और उसके ऊपर वन है तो वन को काटकर वहाँ पर खनन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भी वन के ह्रास होने के मुख्य कारण दिखाई देते हैं। बांधों के जो निर्माण होते हैं उन बांधों के निर्माण से भी वन का ह्रास होता है, क्योंकि जिस नदी पर बांध बांधे जाते हैं उनके आसपास की जो वन आच्छादित भूमि है वे भूमि जलमग्न हो जाते हैं और वनों का जब जलमग्न हो जाता है तो धीरे धीरे वन वहाँ से समाप्त हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि वन के कम होने में नदियों पर बनाने वाले बांध भी मुख्य कारण दिखाई देता है। अगले रूप में हम कह सकते हैं कि रेलवे तथा राजमार्गों का जब निर्माण होता है तो हम इसके लिए बहुत बड़े क्षेत्र के वनों को काट देते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि जो आवागमन के साधन सही रहने पर ही देश का सर्वांगीण विकास होता है। इस विकास के लिए लोग अपने देश के अंदर जो वन है उसको वह नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण वन ह्रास होने प्रारंभ हो जाते हैं। अंत में हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ वनों के ह्रास होने का मुख्य कारण प्राकृतिक कारण भी है, जैसे कहीं पर भूकंप आ जाए, कहीं पर अग्नि जंगलों में आग कांड हो जाए या जंगल में अचानक आग लग जाए, भूस्खलन हो जाए। इन सब कारणों से भी जंगल या वन का ह्रास होता है। इस तरह से वनों के ह्रास होने के कई कारण हमें दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं
कि वन भारत में वन और वन जीव संरक्षण क्या है, अर्थात भारत में वन और वन जीव संरक्षण का अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि वनों के संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, ये हमें पता है, क्योंकि जब हम वन का संरक्षण करेंगे तो पारिस्थितिकी जो विविधता हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है वह हमेशा बनी रहती है। इसलिए 1960 एवं 1970 के दशकों में कुछ पर्यावरण संरक्षकों के द्वारा सरकार से वन एवं वन्य जीव को संरक्षण करने की मांग की गई। वे चाहते थे कि वन को संरक्षण प्रदान किया जाए जिससे वन का ह्रास न हो। तब भारतीय सरकार ने इन पर्यावरण संरक्षकों के तर्कों से प्रभावित होकर 1972 में भारतीय वन्य जीवन अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत संकटग्रस्त जातियों के सुरक्षा के लिए शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात जंगल के अंदर कुछ पशु को इस तरह से शिकार होने से रोका गया, उस पर सरकार के तौर से प्रतिबंध लगा दिया गया जिससे जीव जंतु बची रहे। जंगली जो जीव होते हैं उन जंगली जीवों के व्यापार पर भी सरकार द्वारा रोक लगाई गई, जिससे वन्य जीव का संरक्षण होता चला आया। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कई राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य खतरे में पड़े प्राणियों का रक्षा करना है, जैसे बाघ हैं या एक सींग वाला गैंडा है, मगरमच्छ है, भारतीय हाथी है या कहें काला हिरण है, हिम तेंदुआ है। इन सबों के संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार एक साथ कार्य कर रहे हैं। हम इस तरह से कह सकते हैं कि संरक्षण के द्वारा भी हम वन और वन्य जीव को बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और इनका वितरण कैसा है। भारत में जो वन्य जीव हैं या वन हैं, ये संसाधन किस प्रकार के हैं और उनका फैलाव किस तरह से है। तो भारत में वन और वन्य जीव संसाधनों का जो प्रबंधन है वह सरकार के वन विभाग द्वारा किया जाता है। भारत में वन प्रबंधन को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहाँ तक ये वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना गया है। दूसरा है रक्षित वन। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। तीसरी है अवर्गीकृत वन। अन्य सभी प्रकार के जो वन हैं और बंजर भूमि है जो सरकार, व्यक्तियों और समुदाय के स्वामित्व में होते हैं, वे सब अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि समुदाय के द्वारा वन संरक्षण कैसे होता है, यानी समुदाय वन संरक्षण में अपनी भूमिका कैसे निभाती है। तो हम यह जानते हैं कि प्रकृति की जो पूजा है वह सदियों पुरानी जनजातीय विश्वास के रूप हैं। हमारे देश में आज भी प्रकृति की पूजा होती है।
जिसका आधार ही है कि प्रकृति के हर रूप का हमें रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल रूप से या मूल रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट भी हम कहते हैं। वनों के इन भागों में न तो स्थानीय लोग ही घुसते हैं और न ही किसी को इस वन से छेड़छाड़ करने का मौका देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की हमेशा पूजा करते हैं और शुरू से ही या कहीं आदिकाल से ही उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। हम झारखंड जिले के जो मुंडा और संथाल जनजातियां हैं, इन जनजातियों का जब अध्ययन करते हैं तो मुझे यह ज्ञात होता है कि ये मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों को या कदम के पेड़ों की पूजा करती है। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां जो होती हैं, ये अपने शादी विवाह के मौके पर इमली और आम के पेड़ की पूजा करती है। इसमें से बहुत से व्यक्ति को हम पीपल और बरगद के वृक्ष अर्थात वट वृक्ष को पवित्र मानते हुए भी देखते हैं, क्योंकि यह उनकी भी पूजा करते हैं। राजस्थान में एक बिश्नोई गांव है, तो बिश्नोई गांव के लोग अपने गांव के आसपास काले हिरन, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड को कभी भी वह शिकार करने नहीं देते हैं और ये सब उस गांव के आसपास हमेशा दिखाई देते हैं, जो वहाँ के समुदाय का एक अभिन्न भाग है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन के अंतर्गत भी हम देखते हैं कि वन संरक्षण का कार्य संपन्न हुआ। हिमालय के क्षेत्र में वन की कटाई को रोकने के लिए वहाँ के स्थानीय लोग वन के पौधों से पेड़ों से चिपक जाते थे और वन को काटने से वह रोकते थे। वह कहते थे कि सर्वप्रथम आप मुझे काटें तब वन को काटें। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चिपको जो आंदोलन था वह आंदोलन भी वन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका एक समुदाय के रूप में कार्य किए। बीज बचाओ आंदोलन हम देखते हैं कि टिहरी के किसानों का या टिहरी के किसानों के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। इनके अनुसार बिना रासायनिक उर्वरकों के या बिना रासायनिक खादों के फसल उत्पादन में ये लोग सफल रहे और इन्होंने बीज बचाओ आंदोलन को यह एक जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि पर्यावरण का विनाश रोकने एवं पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों को शामिल करके महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः भारत में पर्यावरण का संरक्षण करने में स्थानीय समुदाय को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। अगले दिन अगले अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद।